सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्कोर बूस्टर सीरीज। तो इसके पहले हम लोग 40 रूल्स कर चुके हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कल 39 वाले रूल में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, तो एक बार उसको देख लेते हैं। ओके, तो रूल नंबर 39 में मैं आपको बताई थी कि कॉमन पोजीशन वो होता है जहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ राम एंड श्याम्स कार। तो यहाँ पे एक ही कार है और उस कार पे राम का भी अधिकार है और श्याम का भी अधिकार है, यानी कि वो एक ही कार है लेकिन वो दोनों की है। और स्प्लिट पोजीशन में राम्स एंड श्याम्स कार, तो दो कार है, अलग अलग कार है, राम की कार अलग है और श्याम की कार जो है अलग है। तो मुझे बताना ये था आपको कि ये रूल ये कहता है कि राम एंड श्याम्स कार, ये जो कॉमन पोजीशन के केस में जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो हमेशा जो है ये लास्ट वाला जो रहता है उसके साथ रखता है। और स्प्लिट पोजीशन के केस में राम और श्याम यानी कि दोनों पर्सन दोनों के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कार सिर्फ एक ही है, अभी मैंने बताया एक ही कार है, उस पर राम और श्याम दोनों का अधिकार है, तो यहाँ पे इसलिए सिंगुलर आया है, सिंगुलर नाउन। और स्प्लिट पोजीशन के केस में दोनों की अलग अलग कार है, तो इसलिए यहाँ पे कार्स प्लूरल आया है। और स्प्लिट पोजीशन के केस में नाउन जो होगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 41 से आज। तो रूल नंबर 41 ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम मिल जाए तो उसके साथ हमेशा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ हाई टाइम सी वर्कड हार्ड, अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, तो यही ये रूल ये कहता है इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो रूल नंबर 42 जो है वो एगो और बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले, लेकिन एगो जो होता है वो वन इवेंट के लिए यूज किया जाता है और बिफोर जो होता है वो टू एक्शन या फिर टू इवेंट के केस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट हिम 5 years एगो, अब यहाँ पे आई मेट हिम केवल एक एक्शन है, एक इवेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एगो का यूज हुआ है। और बिफोर में आई हैड गॉट ए सिलेक्शन बिफोर आई टर्न्ड 25, अब यहाँ पे दो एक्शन दो इवेंट है, आई हैड गॉट ए सिलेक्शन पहला है और आई टर्न्ड 25 ये दूसरा है, तो इसलिए यहाँ पे बिफोर का यूज हुआ है। और इसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिफोर का यूज होता है कहाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके पहले वाले रूल में हम लोग पढ़े थे कि पास्ट परफेक्ट में जो पहले वाला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो दूसरा वाला एक्शन होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आई हैड गॉट ए सिलेक्शन ये पहले वाला इवेंट है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और आई टर्न्ड 25 दूसरा वाला इवेंट है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो आई थिंक रूल नंबर 42 इज़ क्लियर। तो रूल नंबर 53 ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में लिविंग थिंग के लिए एनॉय या एंग्री का यूज हुआ है तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करेंगे, उसके सेंस में विथ लगेगा। और अगर एनॉय या एंग्री जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ हो तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी बिहेवियर हो या फिर लिविंग के लिए हो या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए हो, किसको एनॉय और एंग्री को छोड़कर अगर और कोई बिहेवियर हो तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एनॉय या एंग्री का जो यूज हुआ है सेंटेंस में, अगर एनॉय या एंग्री लिविंग थिंग के लिए आया है तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। और एनॉय या एंग्री के अलावा कोई भी वर्ड आए वो अगर लिविंग या नॉन लिविंग के लिए तो वहाँ पे एट आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पे क्या फील होगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। आई एम हैप्पी हिज बिहेवियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा या फिर विथ आएगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे हिज बिहेवियर,
हैप्पी है, तो हैप्पी जो है ऊपर से लिविंग की बात कर रहा है, यहाँ पे हित से क्लियर हो रहा है लिविंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर लिविंग के केस में एनो या एंग्री आएगा सेंटेंस में तभी विथ लगाएंगे, नहीं तो एट लगाएंगे। ओके, सेकंड वाले पे चलते हैं। आई एम एंग्री ए टेबल। अब यहाँ पे टेबल क्या है, टेबल जो है वो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग के साथ तो एट आएगा। आई एम एंग्री राम। अब यहाँ पे एंग्री आ गया और यहाँ पे लिविंग आ गया। अब एंग्री है और लिविंग है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विथ। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब रूल नंबर 44 जो है वो नो के बारे में बात करता है। तो रूल नंबर 44 ये कहता है कि जब भी दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाता है और अगर फर्स्ट वाले फ्रेज में जो है नो आता है तो वहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजक्शन ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आई नो ये एक सेंटेंस है, एक फ्रेज़ है, और यहाँ पे मेक टी ये दूसरा है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है पहले वाले में नो का यूज हुआ है तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजक्शन ज़रूर आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, तो अब यहाँ पे मैं उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब जो कनेक्टर्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई नो हाउ टू मेक टी, तो यहाँ पे हाउ जो है ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये पहला वाला जो सेंटेंस है आई नो टू मेक टी, ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हुआ है, और यहाँ पे आई नो हाउ टू मेक टी ये दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसको पढ़ के आपको थोड़ा सा नरेशन याद आ रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम, नरेशन में भी तो इसी से कनेक्ट करते हैं। तो रूल देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट यहाँ पे क्या है, व्हाट है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे नो आया है इसलिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़, अब यहाँ पे भी पहले वाले फ्रेज में नो आया है तो इसलिए ये दूसरे वाले यहाँ पे इसका कनेक्टर रिलेटिव प्रोनाउन आया है। तो आई होप रूल नंबर 44 इज़ क्लियर। अब रूल नंबर 45 ये कहता है कि एल्स के साथ बट आता है, देन नहीं, और देन किसके साथ आता है, अदर या रेदर के साथ। तो एग्ज़ाम में यहाँ से एरर आता है, एल्स के साथ वो लोग देन लगा के देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्स के साथ बट का यूज होता है और अदर या रेदर के साथ देन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या फील होगा। तो पहला वाला देखते हैं, एवरीबडी हैज़ एग्रीड बट यू। अब बट यहाँ पे यूज हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया है बट किसके साथ यूज होता है, एल्स के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स। ही मेट नो अदर पर्सन राम। अब यहाँ पे अदर आया है, अदर के साथ क्या यूज होता है, अदर के साथ यूज होगा देन। आई थिंक आई वुड रेदर स्टे होम गो आउट। अब रेदर के साथ क्या यूज होता है, रेदर के साथ भी देन यूज होता है, तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, देन। तो आई थिंक रूल नंबर 45 इज़ क्लियर। अब रूल नंबर 45 ये कहता है कि अगर सेंटेंस में कहीं शॉर्ट, टाइप या काइंड आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर सेंटेंस में कहीं शॉर्ट्स, टाइप्स, काइंड्स आता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट हिज शॉप। तो आपको बताना है क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो आपका आंसर होगा ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब कहाँ पे रॉन्ग है, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट हिज शॉप, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है काइंड। अब काइंड के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर कैसे आ गया, यहाँ पे तो इज होना चाहिए। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे इज होगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा है, तो हमको वो नहीं देखना है। यहाँ पे काइंड जो होता है वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, तो इसलिए काइंड के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब सेकंड वाला एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ आर्टिकल इज़ सोल्ड। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे टाइप है, टाइप के साथ इज़ लगा है यानी कि सिंगुलर लगा है,
बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो रूल नंबर 46 जो है वो है इन, इनसाइड, इनटू। ये तीनों प्रपोजिशन है। तो इन का यूज जब हम लोग करते हैं तब करते हैं जब पर्टिकुलर किसी एरिया की बात हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे इन का यूज होता है। इनसाइड का यूज तब करते हैं जब बाहर से अंदर यानी कि मोशन का बात हो, मूवमेंट का बात हो। और इनटू का यूज़ तब किया जाता है जब मूवमेंट हो या फिर किसी भी सब्सटेंस की फॉर्म में या फिर इसमें स्टेट में चेंज हो। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इन का यूज़ तब करते हैं जब नॉर्मली हम लोग किसी एरिया की बात करते हैं। इनसाइड का यूज़ तब करते हैं जब मोशन या फिर मूवमेंट को शो करना होता है। और इनटू का यूज़ तब करते हैं जब मोशन या मूवमेंट तो शो करते हैं तब भी इनटू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की फॉर्म या स्टेट में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, आई केम द क्लास। अब यहाँ पे आई केम द क्लास यानी कि मैं क्लास में आया, मोशन मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड या इनटू। यानी कि यहाँ पे इनसाइड भी आ सकता है, यहाँ पे इनटू भी आ सकता है। अब सेकंड वाला सेंटेंस है वाटर टर्न्स आइस। अब वाटर टर्न्स आइस उसके फॉर्म या स्टेट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू। यहाँ पे इनसाइड नहीं आ सकता, यहाँ पे केवल इनटू आएगा। लेकिन यहाँ पे इनसाइड भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है। कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज जर्मन। अब उसका पूरा लैंग्वेज मतलब चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट या फिर स्टेट चेंज हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इनटू आएगा। ओके, तो आई थिंक रूल नंबर 46 इज क्लियर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब रूल नंबर 46 का एक्सेप्शन जो है वो है इंटर। इंटर के साथ जो है कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता है। यानी कि अगर मैं कह दूँ ही इंटर्ड इन द हाउस, ही इंटर्ड इन द हाउस, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कहाँ रॉन्ग है, इंटर के साथ इन प्रपोजिशन लगा दिया है, जबकि इंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं होता है। तो क्या सही क्या होगा, ही इंटर्ड द हाउस ओनली होगा। और इसके बाद आपको ये डाउट होगा कि इंटर के बाद इंटू तो आता है, तो ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है, इंटर इंटू। इसका मतलब होता है कि कोई भी एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी जो है वो किसी भी एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी से रिलेटेड होता है, इंटर इंटू। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हो जाएगा ही इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ट्रीटी की बात होती है या फिर एग्रीमेंट की बात होती है, तो इसलिए ये जो है एक फ्रेज़ है। तो ये बिल्कुल सही है, इंटर इनटू। लेकिन इंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता, अगर लग जाएगा तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और फ्रेजेज होते हैं, जैसे इनसाइड आउट, इसका मतलब होता है रिवर्स या फिर कम्प्लीटली भी कह सकते हैं। अपसाइड डाउन मतलब होता है कि उल्टा कर देना किसी चीज़ को। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो रूल नंबर 47 जो है वो बाई और विथ के बारे में है। तो बाई जो है लिविंग के केस में लगता है और विथ जो है नॉन लिविंग के केस में लगता है। तो एग्जांपल देखते हैं, वी राइट ए पेन। अब यहाँ पे पेन क्या है, पेन नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड, ऑथर। अब यहाँ पे ऑथर क्या है, ऑथर लिविंग है, ऑथर के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे बाई, द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाई ऑथर। ही हिट द डॉग ए स्टिक। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे डॉग भी दे दिया है, स्टिक भी दे दिया है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो स्टिक देखेंगे, क्योंकि ही हिट द डॉग ए स्टिक के द्वारा काम किया जा रहा है। वो डॉग को हिट करता है, मारता है स्टिक के द्वारा। तो अब स्टिक जो है वो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग के साथ क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। इसके अलावा इसका एक्सेप्शन ये है कि वॉच के साथ जो है हमेशा बाई का यूज होता है। जैसे मैं अगर पूछूं व्हाट इज़ द टाइम, बाई योर वॉच। अब यहाँ पे वॉच है तो इसलिए बाई यूज हुआ। तो इसके अलावा एक फुट है, फुट वी वॉक ऑन फुट। फुट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं।
तो रूल नंबर 48 ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में स्टार्ट, बिगिन या फिर कमेंट्स आ जाता है तो उसके साथ हमेशा ऑन लगेगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ही विल स्टार्ट हिज प्रिपरेशन फ्रॉम मंडे। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अब कहाँ पे रॉन्ग है? यहाँ पे सेंटेंस में स्टार्ट आया है, तो यहाँ मंडे के पहले फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। ही विल स्टार्ट हिज प्रिपरेशन ऑन मंडे। अब सेकेंड वाला सेंटेंस, ही विल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम फ्रॉम मंडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट, बिगिन या कमेंट्स कुछ नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लग सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब रूल नंबर 49 ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि द ए एंड द आर्टिकल है, ये तो आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे पुअर क्या है? यहाँ पे पुअर जो है वो है एडजेक्टिव। अब जनरली जो है आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, नाउन आता है। आर्टिकल के बाद जनरली नाउन आता है, लेकिन अगर आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आता है तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना शो करके वो पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। तो एग्जांपल से देखते हैं, द पुअर आर सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस। अब यहाँ पे द पुअर का मतलब क्या है? द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, और अगर केवल पुअर बोले तो सिर्फ गरीब। तो यहाँ पे द पुअर आर सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस, तो द पुअर पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया। तो रूल यही कहता है कि अगर पुअर केवल है तो वो एडजेक्टिव होता है, और लेकिन द पुअर अगर हो जाए तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, यानी कि पुअर पीपल। तो आई थिंक रूल नंबर 49 इज़ क्लियर। तो रूल नंबर 50 ये है कि अगर दो नाउन जो है वो किसी भी प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो जो दोनों नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्या? अगर कोई भी प्रपोजिशन दो नाउन को कनेक्ट करता है तो वो जो दोनों नाउन होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आफ्टर क्या है? आफ्टर प्रपोजिशन है। अब यहाँ पे विलेज नाउन है, विलेजेस। अब ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे विलेजेस आ गया, यहाँ पे विलेजेस नहीं होगा, यहाँ पे विलेज होगा, यानी कि उसका सिंगुलर होगा नाउन का, विलेज। अब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे डोर टू डोर, डोर नाउन, ये भी डोर नाउन, दोनों सिंगुलर फॉर्म। टू जो है प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। बुक आफ्टर बुक, बुक नाउन आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन है, और दोनों सिंगुलर नाउन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो नाउन किसी भी प्रपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो वो दोनों नाउन जो होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो आई थिंक रूल नंबर 50 इज़ क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।